भाई स्वागत है हमारे इस नए लेक्चर में जिसमें हम आगे का पढ़ने वाले हैं। तो कल हमने पढ़ा था डिमांड फॉर मनी, ठीक है, और उसके फैक्टर्स जो उसे अफेक्ट करते हैं। आज हम उसी के आगे का पढ़ने वाले हैं कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई, कि भाई जो मनी सप्लाई है उसको कौन कौन सी चीज़ें अफेक्ट करती हैं, ठीक है, उसको बढ़ाने में कम करने में। तो वो सारी चीज़ें आज हम देखेंगे। तो इसमें ये हमारा मेन टॉपिक रहने वाला है। फिर इसके अंदर हमारे सब टॉपिक्स होंगे जो कि है हमारे फैक्टर्स जो कि मनी सप्लाई को अफेक्ट करते हैं, और उन फैक्टर्स में भी सब टॉपिक्स आ जाते हैं, सब सब टॉपिक्स जो उन फैक्टर्स को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि हमारा SLR वगैरह, ये सब चीज़ें जो कि आगे हम डिस्कस करने वाला हूं, है ना। थोड़ा सा हिस्सा इस टॉपिक का हमने ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं रिजर्व वाले टॉपिक में, जो कि है M1 M2 M3 M4 वाला जो लेक्चर है उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं थोड़ा बहुत हिस्सा। आज इसको और डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो चलो जल्दी से शुरू करते हैं। मैं ये वाला चैप्टर मनी जो चैप्टर है जल्दी से खत्म कर रहा है, ठीक है। चलो, तो सबसे पहली बात है मनी सप्लाई क्या होती है। तो यार देखो, मनी सप्लाई ना टोटल मनी होता है सर्कुलेशन में, और तो टोटल मनी इकोनॉमी में जितना भी मनी जो सर्कुलेट कर रहा है, ठीक है, यूज में आ रहा है किसी न किसी ट्रांजैक्शन के, उसको हम मनी सप्लाई बोलते हैं, ठीक है। और ये होता किसके पास है? ये होता है हमारा सेंट्रल बैंक के पास, कमर्शियल बैंक के पास, सेंट्रल बैंक ऐसे लो, सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक और लोगों के पास, ठीक है। इस मनी को हम मनी सप्लाई बोलते हैं। और बाकी देखो, मनी सप्लाई जो है उसकी हमने डेफिनेशन भी पीछे पढ़ रखी है। तो अगर तुम्हें प्रॉपरली जानना है कि मनी सप्लाई क्या होता है, तो M0 M1 M2 ऐसे करके एक लेक्चर है, उसमें जाके देखो कि क्या है मनी सप्लाई और मनी रिजर्व्स। चलो, तो टोटल स्टॉक ऑफ मनी इन सर्कुलेशन, जितना भी मनी है जो इकोनॉमी में सर्कुलेट कर रहा है उसको मनी सप्लाई बोलेंगे, ठीक है। और ये एक सेंट्रल बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी, बिहेवियर ऑफ कमर्शियल बैंक और बिहेवियर ऑफ पब्लिक से शेप होता है। तो मनी सप्लाई को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? सबसे पहला हो गया हमारा सेंट्रल बैंक की पॉलिसीज, ठीक है। दूसरा आ जाएगा हमारा कमर्शियल बैंक के बिहेवियर, ठीक है, उनकी पॉलिसीज, ठीक है, उनके एक्शंस, ये सारी चीजें। और तीसरा फैक्टर है हमारा पब्लिक, पब्लिक का बिहेवियर कैसा है मनी की तरफ या इकोनॉमिक फंक्शंस की तरफ, वो भी डिटरमाइन करता है हमारे मनी सप्लाई को। और इन्हीं तीनों को हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि ये कैसे मनी सप्लाई को शेप करते हैं। तो ये तीन मेन चीजें हैं, ठीक है, इनके सब टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं हम आगे, ठीक है। चलो आ जाओ। तो पहला आ जाएगा हमारा, तो द की डिटर्मिनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई। तो इसको उन्होंने दो पार्ट में कैटेगराइज कर दिया है। देखो, ये सारी चीज़ें तो शेप करती ही हैं मनी सप्लाई को, लेकिन इन्होंने क्या किया है, इन तीनों को वहाँ लेकर एक कंसेप्ट में बांटा है मनी सप्लाई के डिटर्मिनेंट्स को, ठीक है। और उसी में ही इन तीनों का रिलेशनशिप इस्टेब्लिश किया है, जैसे कि मॉनेटरी बेस हो गया और दूसरा है मनी मल्टीप्लायर। तो यानी इन्होंने क्या किया है, दो फैक्टर्स में बांटा है डिटर्मिनेंट्स को, जो कि है मॉनेटरी बेस एंड मनी मल्टीप्लायर। और फिर मॉनेटरी बेस के अंदर इन तीनों के रिलेशनशिप को इन्होंने इस्टेब्लिश किया है कि ये तीनों कैसे फिर अफेक्ट करते हैं मॉनेटरी बेस को, और फिर मॉनेटरी बेस कैसे इफेक्ट करता है हमारी मनी सप्लाई को। आई बात समझ में? मैंने शुरुआत में बताया था कि देखो, मेन टॉपिक मनी सप्लाई है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई। फिर उसके सब टॉपिक आएंगे जिसमें उसके डिटर्मिनेंट्स होंगे, फिर उसके भी सब टॉपिक्स, यानी कि डिटर्मिनेंट्स के भी डिटर्मिनेंट्स को कौन डिटरमाइन कर रहा है, ऐसे। तो कंफ्यूज मत होना, अभी धीरे धीरे हम स्टडी करेंगे इसको। चलो स्टडी करते हैं पहले वाले को। तो भाई ये क्या कह रहा है, तो सबसे पहले हमने रखा मॉनेटरी बेस को।
मॉनेटरी बेस एक तरीके से हाई पावर्ड मनी है। इसको हम रिजर्व मनी के नाम से भी जानते हैं, एम नॉट करके भी जानते हैं। ठीक है, इसमें कौन सा मनी आ जाता है? इसमें वो सारे करेंसी आ जाती है जो सर्कुलेशन में है। ठीक है, कमर्शियल बैंक के रिजर्व आ जाते हैं जो कि सेंट्रल बैंक के पास है। समझ गए? ये है। तो इसमें ये तो इसको फॉर्मूला दे दिया है कि एच इक्वल्स टू सी प्लस आर। ये हो गए हमारे रिजर्व्स और ये हो गई हमारी करेंसी इन सर्कुलेशन। ठीक है, चलो, तो एच इक्वल्स टू सी प्लस आर, तो ये है हाई पावर्ड मनी। तो ये जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा मनी सप्लाई होगी। ये जितना ज़्यादा होगा उतनी ही ज़्यादा हमारी मनी सप्लाई होने वाली है। एच की मॉनेटरी बेस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, करेंसी इन सर्कुलेशन को हम सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और आर कमर्शियल बैंक रिजर्व्स को हम आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, ये सिर्फ इसी फॉर्मूले की बात है। तो इन इन नोटेशंस को ज़रूरी नहीं कि हम बाकी जगह भी ऐसे यूज़ करें। फिर है हमारा कंट्रोल ऑफ मॉनेटरी बेस। अभी हमने क्या देखा है, अब देखो स्लो कर देता हूँ मैं थोड़ा सा। अभी हमने क्या देखा कि मनी सप्लाई को कौन इफेक्ट कर रहा है? मनी सप्लाई को हमारा एच इफेक्ट कर रहा है, जो कि क्या है? हाई पावर्ड मनी है। समझ गए? अब हाई पावर्ड मनी को या मॉनेटरी बेस को भी कई सारी चीज़ें अफेक्ट करती हैं। अब उन्हीं के बारे में हम पढ़ने वाले हैं अब। आई बात समझ में? क्योंकि देखो इकोनॉमी में हर चीज़ ना इंटर रिलेटेड होती है, तो हमें सब चीज़ों का पढ़ना ज़रूरी है जिससे कि हम एक ब्रॉडर और एक डीप अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकें चीज़ों के बारे में, इकोनॉमी के कंटेक्स्ट में। चलो तो फिर समझते हैं कि भाई मॉनेटरी बेस को कौन कौन सी चीज़ें अफेक्ट करती हैं। सबसे पहला आ जाता है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। अब भाई ये क्या बला आ गई ओपन मार्केट ऑपरेशंस? तो देखो ओपन मार्केट ऑपरेशंस हम उन बाइंग एंड सेलिंग को कहते हैं जो हमारा सेंट्रल बैंक करता है। ठीक है, और किस चीज़ की बाइंग एंड सेलिंग करता है? तो बॉन्ड्स की बाइंग एंड सेलिंग। ठीक है, सेंट्रल बैंक करता है। क्यों करता है? आंसर वाई का आंसर मिलेगा टू एब्जॉर्ब और इंजेक्ट लिक्विडिटी। समझे? तो ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होते हैं? जब हमारा सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई बाइंग एंड सेलिंग करता है किसकी? बॉन्ड्स की। क्यों? या तो पैसा कम करने के लिए इकोनॉमी में, या पैसा बढ़ाने के लिए इकोनॉमी में। जब वो ऐसा करता है तब हम उसको ओपन मार्केट ऑपरेशंस बोलते हैं। और ये चीज़ डायरेक्टली हमारे मॉनेटरी बेस को अफेक्ट करती है, क्योंकि इकोनॉमी में कितना पैसा होगा करेंसी के फॉर्म में, ये हमारा किसको अफेक्ट करेगा? ये हमारा हाई पावर्ड मनी को अफेक्ट करेगा, जो कि मॉनेटरी बेस कहलाता है। और मॉनेटरी बेस डायरेक्टली हमारा मनी सप्लाई को अफेक्ट करता है। समझ गए? जितना ज़्यादा मॉनेटरी बेस होगा उतना ज़्यादा मनी सप्लाई होगा, और जितना ज़्यादा करेंसी इन सर्कुलेशन होगी हमारी इकोनॉमी में उतना ही ज़्यादा हमारा क्या होगा? मॉनेटरी बेस होगा। तो देख रहे हो कैसे तीनों के बीच में मनी सप्लाई, मॉनेटरी बेस और करेंसी इन सर्कुलेशन के बीच में डायरेक्ट का रिलेशन है। और ये चीज़ तो इसी के अंदर आ जाती है, इसी के फॉर्मूले में हमने देखी थी। समझ रहे हो? तो ये जितना ज़्यादा होगा ये उतना ज़्यादा होगा, ये भी उतना ही ज़्यादा होगा। समझ गए? ये होता है। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन कुछ नहीं है, हमारा जो सेंट्रल बैंक है आरबीआई अगर वो बॉन्ड्स को बेचता है, खरीदता है ना, कुछ भी करने के लिए, उसको हम ओपन मार्केट ऑपरेशंस कहते हैं। अब जब वो पैसा इंजेक्ट करता है, यानी कि जब वो बॉन्ड्स को खरीदता है, किससे खरीदता है? या तो वो बॉन्ड्स को गवर्नमेंट से खरीद सकता है, या वो बॉन्ड्स को कमर्शियल
बैंक से खरीद सकता है। ठीक है, तो जब वो इनसे बॉन्ड्स खरीदता है तो वो बदले में इनको क्या देता है, बदले में इनको रुपी देता है। ठीक है, और ये लोग जब इनके पास रुपी आता है तो ये दोनों इकोनॉमी में इन्वेस्ट करते हैं उस रुपी को। तो हमने देखा इकोनॉमी में जो मनी है वो आ गया है, मतलब क्रिएट हो गया है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा मनी जो है अब वो इकोनॉमी में सर्कुलेट करेगा। तो देखा आपने, मनी सप्लाई इंक्रीज हो गई ना। तो इसी वजह से जब ऐसा होता है कि गवर्नमेंट इंजेक्ट करती है इकोनॉमी में पैसा, उसको हम एक्सपेंशरी ओएमओ बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि वो इकोनॉमी में पैसा बढ़ाना चाह रही है, एक्सपेंड करना चाह रही है। उसी को जब इस प्रोसेस को, यानी कि बाइंग ऑफ बॉन्ड्स को एक्सपेंशरी ओपन मार्केट ऑपरेशंस भी बोला जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट इसमें मनी क्रिएट करना चाह रही है, ज़्यादा से ज़्यादा मनी डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रही है, एक्सपेंड करना चाह रही है। और जब इसका उल्टा होता है, यानी कि जब आरबीआई है वो बॉन्ड्स खरीदता है, सॉरी बॉन्ड्स को सेल करता है, किसको, गवर्नमेंट को और कमर्शियल बैंक को। तो उसने बॉन्ड्स इनको दिए, तो ये बदले में क्या देंगे, पैसा देंगे। आरबीआई के पास वापस आ गया पैसा, इकोनॉमी से पैसा आरबीआई ने हटा लिया। तो अब क्या हुआ, इकोनॉमी में पैसा कम हो गया तो मनी सप्लाई कम हो गई। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोल देते हैं, एक सेकेंड, इसको हम बोल देते हैं कॉन्ट्रैक्शनल ओ एम ओ। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये मनी सप्लाई को कम कर रहा है, दबा रहा है। ठीक है, तो इसको हम कॉन्ट्रैक्शनरी ओपन मार्केट ऑपरेशंस बोलते हैं। फिर है सेल्स ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। यहाँ पे देखो, अभी हमने बॉन्ड्स की बात करी, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी एक तरीके के बॉन्ड्स ही होते हैं। यहाँ पे बात हो गई कॉन्ट्रैक्शनरी, देखो यहाँ पे एक एक्सपेंशनरी की बात हो गई, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शनरी की बात हो गई। ठीक है, आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। इसके बारे में और डिटेल में हम आगे जाके जरूर पढ़ेंगे। ठीक है, इन्फ्लेशन वाले चैप्टर में। चलो, अब है लैंडिंग टू कमर्शियल बैंक्स। अब ये क्या है, अब ये चीज भी हमारे मॉनेटरी बेस को अफेक्ट करती है। अब क्या हुआ, जब आरबीआई है ना, पहले तो मैं इसको साफ करूं। चलो, अब जब आरबीआई है ना, वो क्या करता है, जब कमर्शियल बैंक्स को लोन देता है तो किसी ना किसी इंटरेस्ट रेट पे ही तो देगा वो। यही इंटरेस्ट रेट क्या कहलाता है, रेपो रेट कहलाता है हमारा। ठीक है, रेपो रेट या बैंक रेट भी बोल देते हैं इसे, समझ गए, या इसको हम पॉलिसी रेट भी बोल देते हैं ये। तो वो इस रेट पे बैंक्स को लोन देता है। अब जब आरबीआई इस रेट को बढ़ाता है तो बैंक्स क्या होते हैं, वो लोन ले नहीं पाते आरबीआई से। जब वो लोन ले नहीं पाते तो उनके पास कम पैसा आता है, तो वो कम पैसा ही डिस्ट्रीब्यूट कर पाते हैं। लेकिन जब आरबीआई इसको कम कर देता है तो बैंक्स जो है ना, वो ज़्यादा लोन ले पाते हैं आरबीआई से। ज़्यादा लोन ले पाते हैं तो फिर वो ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट भी कर पाते हैं उस लोन को, जिससे कि हमारी क्या होता है, मनी सप्लाई इंक्रीज होती है इकोनॉमी में। तो हमारे इस पॉलिसी रेट के इंक्रीज और डिक्रीज होने से भी मनी सप्लाई पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। क्योंकि जो पैसा लोन में लिया जाता है ना, वो थाउजेंड्स ऑफ करोड़ में होता है। ठीक है, ये नहीं कि भाई 1 लाख 1 करोड़, बस ऐसा नहीं होता। हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ करोड़ में लिया जाता है। उससे बहुत इम्पैक्ट क्रिएट होता है इकोनॉमी में, खासकर ऐसी इकोनॉमी जहाँ पर लोगों के पास, मेजॉरिटी ऑफ द लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं होता है। समझे। चलो, तो आई होप ये समझ में आया होगा कि कैसे पॉलिसी रेट हमारा चेंज कर सकता है। तो जब पॉलिसी रेट को बढ़ा देंगे तो ये डिस्करेज करेगा बोरोइंग, जिससे कि हमारी लैंडिंग भी डिस्करेज हो जाएगी। इससे हमारा मॉनेटरी बेस कम होगा, मॉनेटरी बेस कम होगा तो हमारा मनी सप्लाई भी कम हो जाएगा। फिर है फॉरेन एक्सचेंज ऑपरेशंस। तो
अब क्या कर रहा है, आरबीआई ही फॉरेन एक्सचेंज ऑपरेशंस करता है। तो फॉरेन एक्सचेंज ऑपरेशन एक्चुअली सेंट्रल बैंक करता है। तो हमारे कंट्री के केस में हमारा सेंट्रल बैंक कौन सा है, आरबीआई है। ठीक है। तो आरबीआई जब भी फॉरेन करेंसी खरीदता है तो बाइंग फॉरेन करेंसी इंजेक्ट्स डोमेस्टिक करेंसी, समझ गए। जब भी वो फॉरेन करेंसी खरीदेगा, इसका मतलब ये हुआ कि वो बहुत ज़्यादा डोमेस्टिक करेंसी को इन्वेस्ट कर रहा है, इंजेक्ट कर रहा है इकोनॉमी में, जिससे कि मॉनेटरी बेस बढ़ेगा। और फिर जब मॉनेटरी बेस बढ़ेगा तो मनी सप्लाई बढ़ेगी, समझिए। ये वाला पॉइंट उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना ये वाला और ये वाला पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और एग्जाम्स में लगातार बार बार इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलो, अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। तो इसी को आगे हम पढ़ेंगे। तो कहाँ गए हमारा, यार हो जाता है। भाई कहाँ चला गया, एक सेकंड। ये रहा। चलो, अब देखो, अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हमने पढ़ा मॉनेटरी बेस, ठीक है। और फिर हमने उसके अंदर मॉनेटरी बेस को अफेक्ट करने वाली चीज़ों से पढ़ लिया। अब नेक्स्ट आ गया हमारा मनी मल्टीप्लायर, कि भाई हमारा जो मनी मल्टीप्लायर है वो कैसे इफेक्ट करता है हमारे अ, हमारे मनी सप्लाई को। तो मनी मल्टीप्लायर को पढ़ते हैं पहले। तो मनी मल्टीप्लायर क्या है, तो मनी मल्टीप्लायर वो अमाउंट ऑफ मनी है, ठीक है, दैट इंडिकेट्स रेशियो ऑफ मनी सप्लाई टू द मॉनेटरी बेस। तो मनी मल्टीप्लायर एक्चुअली क्या है, दिखाता है, ये एक एक्चुअली कांस्टेंट है। ध्यान दो, तो पहले तो ये कांस्टेंट है। और ये चीज दिखाता है कि भाई मनी सप्लाई में चेंज करने से कितना हमारा मॉनेटरी बेस में चेंज आया, नहीं सॉरी, मॉनेटरी बेस में चेंज करने से कितना हमारा मनी सप्लाई में चेंज आता है। तो ये दिखाता है मनी मल्टीप्लायर। अब मनी मल्टीप्लायर ये दिखा तो रहा है, लेकिन इसको भी अफेक्ट करने वाले कई सारे फैक्टर्स होते हैं, समझे। मनी मल्टीप्लायर को भी कभी कई सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, उन फैक्टर्स को हम जरूर पढ़ेंगे। तो देख सकते हो, ये है मनी सप्लाई हमारी, ये है मनी मल्टीप्लायर, और ये है हमारा हाई पावर्ड मनी या मॉनेटरी बेस। तो मॉनेटरी बेस में कितना चेंज करने से कितना मनी सप्लाई में चेंज आता है, ये हमारा हमें मनी मल्टीप्लायर बताता है। और द प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक थ्रू फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग इज सेंट्रल टू द मनी मल्टीप्लायर। अब ये भाई इसने बड़ी बात डीप बोल दी है, इसको समझना पड़ेगा। तो ये बोल रहा है कि भाई मनी क्रिएशन का जो प्रोसेस होता है, जिसमें हम फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग का यूज़ करते हैं, या हम क्या कमर्शियल बैंक्स इस चीज़ का यूज़ करते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारा मनी मल्टीप्लायर होता है। अब ये क्या कह दी, इसको समझना पड़ेगा। तो उसके पहले हम पहले फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग को समझेंगे। ध्यान देना, फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग का मतलब क्या है। आपने क्या किया, आपके पास थे 100 रुपये, आपने इसको बैंक को दे दिए। अब आ गए बैंक के पास 100 रुपये। तो बैंक क्या करेगा, कुछ पैसे को रिजर्व में रखेगा, यानी मान के चलो 10 रुपये को उसने रिजर्व में रख लिया, और 90 रुपीज को वो क्या करेगा, लैंड कर देगा। इसको क्या किया उसने, रिजर्व में रखा। अब जब वो उसने 90 रुपीज को लैंड करेगा ना, तो इसी को हम फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग कहेंगे। क्योंकि कुछ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का मतलब होता है कुछ पोर्शन, ठीक है, कुछ पार्ट, कुछ सेगमेंट उसने रिजर्व में रखा, और कुछ पोर्शन या कुछ फ्रैक्शन उसने लैंड कर दिया।
इसी को हम फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग कहते हैं। और इसी की मदद से जो बैंक है वो मनी क्रिएशन करता है, समझ गए। और ये जो चीज़ है मनी मल्टीप्लायर, ये बिल्कुल सेंट्रल होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारे मनी क्रिएशन में। तो ये जो पॉइंट है ये कहना चाह रहा है। तो हमने पहले ये तो समझ लिया कि फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग होता क्या है, ठीक है। मनी मल्टीप्लायर हमें ये पता है कि भाई ये कांस्टेंट होता है, ठीक है, जो कि बढ़ता रहता है, कम होता रहता है, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस जो कि प्रिवेल कर रही हैं इकोनॉमी में, समझ गए। चलो, तो अब ये बात तुम्हें हो सकता है समझ में आई हो, बाकी हम आगे चलते हैं। मनी मल्टीप्लायर को भी कई सारे रेशियोज डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। और ये जब चीज़ है, ये हमारे पब्लिक का और कमर्शियल बैंक्स का बिहेवियर जो है वो दिखाता है। अब इन्हीं रेशियोज के बारे में बात कर लेते हैं कि भैया ये कौन से रेशियोज हैं जो हमारे मनी मल्टीप्लायर को अफेक्ट करते हैं। अब देखो मनी मल्टीप्लायर को ना, तो तुम इस तरीके से समझो कि मान के चल लो कि तुम्हारे पास 2 रुपए हैं। मनी मल्टीप्लायर वो कांस्टेंट है जिससे कि तुम उस 2 रुपए का मल्टीप्लाई करो कि वो 8 रुपए बन जाए, तो 4। अगर तुम्हारा मनी मल्टीप्लायर 3 है तो 6 रुपए ही बने पाएंगे। मनी मल्टीप्लायर 1 है तो 2 का 2 ही रहेगा। मनी मल्टीप्लायर अगर आपका 5 है तो पैसा आपका 2 से 10 बन सकता। तो मनी मल्टीप्लायर वो एक ऐसा वेरिएबल है, ऐसा वैल्यू है जो फिक्स नहीं होती है, उसे एग्जैक्टली हम काउंट नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारे मनी क्रिएशन में वो हेल्प करता है। जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा मनी क्रिएट होगा, और जितना ज़्यादा मनी क्रिएट होगा उतनी ज़्यादा मनी सप्लाई बढ़ेगी, समझते हो। चलो, क्योंकि जितना ज़्यादा पैसा होगा इकोनॉमी में उतना ही ज़्यादा तो सप्लाई होगी, ये होता है। फिर करेंसी डिपॉजिट रेशियो। अब ध्यान देना, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, अभी हम वो चीज़ें पढ़ रहे हैं जो मनी मल्टीप्लायर को इफेक्ट करेगी, ठीक है, हम वो चीज़ें पढ़ रहे हैं अभी। तो करेंसी डिपॉजिट रेशियो, तो ये भी भाई एक रेशियो है। यानी इसमें क्या होता है, इसमें हम ये देखते हैं कि भाई करेंसी विद द पब्लिक कितना है एज कंपेयर टू डिमांड डिपॉजिट्स। यानी इसमें हम बैंक मनी को अनबैंक्ड मनी से कंपेयर करते हैं, किसके, पब्लिक के। तो सीडीआर का फॉर्मूला, करेंसी डिपॉजिट रेशियो का फॉर्मूला है करेंसी विद पब्लिक अपॉन डिमांड डिपॉजिट्स। अब देखो, समझो इस बात, जितना ज़्यादा ये होगा करेंसी डिपॉजिट रेशियो अगर ज़्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये डिमांड डिपॉजिट कम है, ये ज़्यादा है, तभी तो भाई ये ज़्यादा हो पाएगा। न्यूमरेटर ज़्यादा है, डिनोमिनेटर कम है, तभी तो ये ज़्यादा आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि करेंसी विद पब्लिक ज़्यादा है। अब जब करेंसी विद पब्लिक ज़्यादा है, इसका मतलब है कि वो पैसा अवेलेबल नहीं है, किस चीज़ के लिए, क्रेडिट के लिए। क्योंकि क्रेडिट क्रेडिट क्रिएशन से ही तो मनी सप्लाई बढ़ती है भाई। क्योंकि लोगों के पास अपना पैसा है, वो खर्च तो करेंगे नहीं ना उस सारे पैसे को, समझ रहे हो ना। इस वजह से उनका अपना पैसा जो है, जो उन्होंने अपने पास स्टोर करके रख रखा है, वो मनी सप्लाई को बढ़ाता नहीं है। इसीलिए पैसे का बैंक में होना ज़रूरी है, जिससे कि वो मनी सप्लाई को बढ़ाए। क्योंकि बैंक का जो पैसा होता है, वो मेजोरिटी होता है पैसा जो बैंक है वो उसको लोन दे देता है, और जब वो लोन देता है ना, तो उस पैसे का फर्दर यूज़ हुआ किया जाता है और पैसा क्रिएट करने में। तो इसीलिए जितना ज़्यादा पैसा डिमांड डिपॉजिट्स में रहेगा उतना ज़्यादा बेटर होगा हमारे किसके लिए, मनी मल्टीप्लायर के लिए। और जितना ज़्यादा मनी मल्टीप्लायर होगा उतना ज़्यादा हमारा क्या होगा, मनी सप्लाई होगी। चलो, तो एक हाई सीडीआर जब होता है तो ये दिखाता है कि जो हमारा करेंसी है वो पब्लिक के पास ज़्यादा है, डिमांड डिपॉजिट्स में कम है पैसा। तो इससे क्या है, बैंक्स के पास कम पैसा होता है लोन क्रिएट करने के लिए, क्रेडिट क्रिएशन करने के लिए।
तो मनी मल्टीप्लायर भी कम रहता है। क्यों? क्योंकि ज़्यादा पैसा नहीं क्रिएट हो पाएगा ना ये। और इसका अपोजिट कर दोगे, अगर आप CDR की वैल्यू कम कर दोगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका डिनोमिनेटर ज़्यादा है, न्यूमरेटर कम है। इसका मतलब बैंक के पास जो डिमांड डिपॉजिट्स हैं वो ज़्यादा है और करेंसी जो पब्लिक ने अपने पास रखी है वो कम है। तो जब बैंक में पैसा ज़्यादा होगा डिमांड डिपॉजिट्स की फॉर्म में, इससे क्या होगा, बैंक जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट दे पाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट दे पाएगा तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा मनी सप्लाई होगी, मतलब उससे ज़्यादा से ज़्यादा मनी क्रिएशन होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा मनी क्रिएशन होगा तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा मनी सप्लाई पे फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा मनी सप्लाई बढ़ेगी। तो ये है हमारा CDR का रोल मनी मल्टीप्लायर को शेप करने में। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है टॉपिक, क्योंकि ये सब चीज़ें तो मैं बहुत पहले से भी पढ़ाता हुआ आ रहा हूँ, सिंपल है। ठीक है, चलो, तो आई होप ये समझ में आया होगा। अब अब देखो, अभी क्या हो रहा है, जो हमारा मनी सप्लाई है उस पर इफेक्ट कर रहा है हमारा मनी मल्टीप्लायर को CDR इफेक्ट कर रहा है। और अब CDR को भी कुछ फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, और वो फैक्टर्स कौन से हैं, वो ये दो घटिया से फैक्टर्स हैं, इनको भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो खैर इकोनॉमी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स तो है, तो इसके लिए हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा तो पढ़ना पड़ेगा, तभी एग्जाम्स में क्वेश्चन बन पाएंगे। तो लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, जितनी ज़्यादा हमारे डिजिटल पेमेंट्स होंगे उतना ही ज़्यादा पैसा जो है इकोनॉमी में जनरेट होता रहेगा, उतना ही पैसे का यूज़ होता रहेगा इकोनॉमी में। तो जितने ज़्यादा डिजिटल पेमेंट्स होंगे, जितने ज़्यादा ट्रांजैक्शन होंगे, उससे क्या होगा, CDR जो है वो कम होगा। और क्यों कम होगा? क्योंकि जो मनी है वो डायरेक्टली क्या हो रहा है, सर्कुलेशन में आ रहा है, वो मनी सप्लाई में आ रहा है, उसका यूज़ किया जा रहा है किसी ना किसी काम के लिए। ठीक है, वो सिर्फ खाली नहीं है, वो सिर्फ स्टोर्ड नहीं है। तो इससे लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी से भी फर्क पड़ता है। जितनी ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी उतने ज़्यादा ट्रांजैक्शन होंगे, उतने ज़्यादा मनी का यूज़ किया जाएगा, और जितना ज़्यादा मनी का यूज़ किया जाएगा उस बस उसी को ही तो हम मनी सप्लाई बोलते हैं। ये इन रिसेशन के समय जब हमारी GDP जो है वो स्लो डाउन करने लग जाती है। अब तुम बोलोगे यार ये GDP क्या है, तो मैं बोलूँगा यार थोड़ा सा इंतज़ार करो, हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है उस उसमें हम इसी GDP को ही पढ़ेंगे। ठीक है, और पढ़ेंगे कि ये रिसेशन क्या होता है, डीप में पढ़ेंगे आराम से, जैसे हम इसको इन टॉपिकों को डीप में पढ़ रहे हैं। बस अभी बस ये मान लो कि GDP हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी को शो करती है, जितनी ज़्यादा होगी उसका मतलब उतनी ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी है, जितनी कम होगी उतनी कम इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो रिसेशन के टाइम पे लोग क्या करते हैं, उनको लगता है कि भाई अब पैसा खर्च करना ज़्यादा सही नहीं रहेगा, तो लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा स्टोर करके रखने लग जाते हैं, अपने खर्चे कम कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि भाई नुकसान होने वाला है फ्यूचर में, ज़्यादा पैसा आएगा नहीं हमारे पास, तो इसी पैसे को बचा के रख लेते हैं। उससे क्या होता है, जो करेंसी विद पीपल है वो इंक्रीज हो जाती है, करेंसी विद पीपल इंक्रीज हो जाती है, डिमांड डिपॉजिट कम हो जाते हैं, इससे कि CDR बढ़ जाता है। CDR जब बढ़ेगा तो मनी मल्टीप्लायर कम हो जाएगा, इन्वर्स का रिलेशन है। मनी मल्टीप्लायर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू CDR, ये समझो। फिर कॉन्फिडेंस इन द बैंकिंग सिस्टम, तो अगर बैंकिंग सिस्टम में लोगों का कॉन्फिडेंस अच्छा खासा है, उन्हें विश्वास है कि भाई जब वो पैसा डालेंगे तो पैसा डल जाएगा, जब वो पैसा मांगेंगे तो उन्हें उन्हें वापस मिल जाएगा। ठीक है, कुछ उन्हें नुकसान नहीं होगा पैसे का, उन्हें ठीक ठाक इंटरेस्ट रेट मिलता रहेगा, तो लोग क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा डिपॉजिट करेंगे बैंक में। और उससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट क्रिएशन होगा बैंक्स के द्वारा, यानी ज़्यादा से ज़्यादा बैंक्स जो हैं वो लोन दे पाएंगे, और लोन दे पाएंगे तो उससे क्या होगा, मनी सप्लाई हमारी इकोनॉमी में इंक्रीज करेगी। लेकिन अगर इसका उल्टा है, यानी कि लोगों में लोग ट्रस्ट नहीं करते हैं किसको, बैंक्स को, तो वो क्या करेंगे, पैसा अपने पास ही रखेंगे। अब अपने पास ही रखेंगे तो उस पैसे का यूज़ जो है वो क्रेडिट क्रिएशन में या लैंडिंग में यूज़ नहीं किया जा सकता, किया जाएगा, और फिर उससे क्या होगा, मनी सप्लाई भी हमारी नहीं बढ़ेगी।
समझ गए? तो ये चीज़ है। तो कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए भाई बैंकिंग सिस्टम में। और वो कॉन्फिडेंस भाई कैसे आएगा? बैंक्स को अपना प्रॉपर इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन ये सब करना पड़ेगा, तभी लोगों में कॉन्फिडेंस आएगा। दूसरा, सरकार को भी बैंक्स के ऊपर अपना ट्रस्ट दिखाना पड़ेगा, जिससे कि लोग भी बैंक्स को ट्रस्ट कर पाए। चलो, अब इसमें एक एक्सट्रीम केस दिया हुआ है। जब फाइनेंशियल क्राइसिस होती है, उस टाइम पे क्या होता है, बैंक्स के ऊपर ट्रस्ट जो होता है लोगों का गिर जाता है, तो एकदम से लोग क्या करते हैं, विड्रॉ करते हैं अपने डिपॉजिट को। जब वो विड्रॉ करते हैं अपने डिपॉजिट को, तो उनके पास ज़्यादा कैश आ जाता है, जिससे कि हमारा सीडीआर बढ़ जाता है। सीडीआर बढ़ता है, मैंने आपको बताया मनी मल्टीप्लायर कम हो जाएगा, और जब मनी मल्टीप्लायर कम हो जाएगा तो मनी सप्लाई भी कम हो जाएगी। चलो, फिर आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। ठीक है, जो कि है डिटरमिनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई फोर। किधर गया भाई? बहुत सारे नोट्स बना रखे हैं मैंने अपने आने वाले लेक्चर्स के लिए। फिर दो और फैक्टर्स हैं जो हमारे सीडीआर को सेट करते हैं, जो कि है प्रिवलेंस ऑफ डिजिटल पेमेंट्स। जितना ज़्यादा डिजिटल पेमेंट होगा उतना ज़्यादा मनी सप्लाई होगी, क्योंकि उतना ज़्यादा जो लोग हैं वो बैंक में पैसा रखेंगे, और उतने ही ज़्यादा लोग ट्रांजेक्शन करेंगे। आई बात समझ में? कि देखो, दोबारा समझाता हूँ। डिजिटल पेमेंट्स का होना, जितना जितने ज़्यादा डिजिटल पेमेंट्स होंगे, यानी जितना ज़्यादा डिजिटल पेमेंट्स की हैबिट होगी लोगों में, उतना ज़्यादा जो लोग हैं वो अपने बैंक अकाउंट में पैसा रखेंगे। ठीक है, हैबिट ऑफ डिजिटल पेमेंट जितनी ज़्यादा होगी लोगों में, उतना ज़्यादा उनके डिमांड डिपॉजिट्स ज़्यादा होंगे। और जब डिमांड डिपॉजिट ज़्यादा है तो लैंडिंग ज़्यादा की जाएगी बैंक्स के द्वारा, फिर वही है, मनी सप्लाई इंक्रीज होगी, क्योंकि क्रेडिट क्रिएशन ज़्यादा हो रहा है, मनी मल्टीप्लायर बढ़ेगा। ये सब है। तो डिजिटल पेमेंट्स का होना भी इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि फिर जो लोग हैं वो अपने पास फिजिकल कैश नहीं रखेंगे, फिर वो अपना पैसा बैंक में रखेंगे, क्योंकि जिससे कि वो इजीली यूपीआई की मदद से डिजिटल ट्रांजैक्शन कर पाएँ आराम से। और आजकल यही हो रहा है। आजकल क्या हो रहा है, लोग अपना पैसा ज़्यादातर बैंक अकाउंट में ही रख रहे हैं, जिससे कि वो उसको ईजिली एक्सेस कर पाएँ यूपीआई की मदद से, किसी को भी कभी भी पेमेंट कर पाएँ, कितना भी। ये है। तो इसलिए लोगों ने अपना पैसा भी बैंक अकाउंट में डाल दिया है। अब वो बात अलग है भाई, कोई दिल्ली हाई कोर्ट का जज हो, उसके कमरे में बहुत सारे पैसे पड़े हों, वो बात अलग है ना? या फिर कोई और अपना सिविल सर्वेंट हो, उसके उसके भी घर में कई सारे पैसे पड़े हों, तो वो बात अलग है। दैट्स अ डिफरेंट थिंग। ठीक है, यहाँ पे हम नॉर्मल सिनेरियोस की बात कर रहे हैं। चलो, इम्पैक्ट ऑन मनी, सॉरी, इंटरेस्ट रेट ऑन डिपॉजिट्स। अब डिपॉजिट्स पे अगर अच्छा खासा इंटरेस्ट रेट मिलेगा, तो ये लोगों को इंसेंटिवाइज करता है ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने के लिए। तो उससे क्या होगा, हमारा डिमांड डिपॉजिट्स बढ़ेंगे, फिर वो ये वाला प्रोसेस चालू हो जाएगा। तो ये है। तो इंटरेस्ट रेट भी हमारे सीडीआर को इफेक्ट कर रहे थे। तो अभी तक अगर तुम भूल गए हो, तो हम सीडीआर के फैक्टर्स को पढ़ रहे थे, कि सीडीआर के वो फैक्टर्स जो सीडीआर को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, सीडीआर का तो हमने पढ़ लिया कि भाई ये हमारा मनी मल्टीप्लायर को कैसे अफेक्ट करता है, और मनी मल्टीप्लायर का तो हमें पता ही है, डायरेक्ट का रिलेशन है हमारे मनी सप्लाई से। ठीक है, तो मनी सप्लाई का डायरेक्ट रिलेशन है मनी मल्टीप्लायर से, और किससे, मॉनेटरी बेस से। समझ गए? और तभी तो फॉर्मूला बन के आया था कि मनी सप्लाई इज इक्वल्स टू एम इंटू एच। ठीक है, ये धीरे धीरे आएगा भाई, कॉम्प्लेक्स टॉपिक से थोड़े से। चलो, हाँ, फिर है इम्पैक्ट ऑन मनी मल्टीप्लायर। तो ये तो हमने पढ़ा है कि भाई कैसे सीडीआर जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है हमारा मनी मल्टीप्लायर के। और इसको तो हमने भाई याद करने की ज़रूरत नहीं है, इसको तो तुम यार सीडीआर से शुरू करो, सीडीआर को कम करो, बढ़ाओ, और देखो क्या होता है, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि मनी मल्टीप्लायर कम होगा कि बढ़ेगा। बस तुम्हें एक प्रॉपर रूट फॉलो करना है, वो है क्रेडिट क्रिएशन का। समझ गए? बस। चलो,
अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट रेशियो पे, जो कि है रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो। अभी भी हम वो टॉपिक पढ़ रहे हैं जो मनी मल्टीप्लायर को अफेक्ट कर रहे हैं, वो वाले फैक्टर्स को हम पढ़ रहे हैं। तो नेक्स्ट है हमारा रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो। अब ये एक थोड़ा ब्रॉड टर्म है, ठीक है, जो कि हमारा सेंट्रल बैंक है इम्पोज करता है हमारे कमर्शियल बैंक्स पे। तो क्या होता है, बैंक की सॉल्वेंसी मेंटेन करने के लिए, बैंक सॉल्वेंसी मेंटेन करने के लिए, ठीक है, और कुछ इकोनॉमिक शॉक्स को एब्जॉर्ब करने के लिए बैंक ने क्या किया, हमारे सेंट्रल बैंक ने क्या किया, हमारे जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनके लिए फिक्स्ड रेगुलेशंस बना दिए हैं कि आप कुछ ना कुछ पैसा, कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ मनी अपने पास स्टोर करके रखोगे, ठीक है, और कुछ ना कुछ एक तो हमारे पास रखोगे स्टोर करके, यानी आरबीआई के पास रखोगे, और कुछ अपने पास रखोगे स्टोर करके। तो उसी को हमारे रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो में काउंट कर लिया गया है, उसी को हम हमारे रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियोज में काउंट कर लिया गया है। अब तुम बोलोगे यार ये तुमने बैंक सॉल्वेंसी बोल तो दिया, अंग्रेजी का टर्म, इसका मतलब क्या है? तो बैंक सॉल्वेंसी का मतलब है बैंक्स एबिलिटी टू पे डिपॉजिट्स व्हेन डिमांडेड। आपने क्या किया, आपने पैसा डिपॉजिट में डाल दिया बैंक के, लेकिन अब जो है आपको ज़रूरत पड़ी और बैंक जो है आपको पैसा नहीं दे पा रहा है, तो उसको हम बोलेंगे बैंक जो है इंसॉल्वेंट हो चुका है। इट्स कॉल्ड बैंक इंसॉल्वेंसी। और अगर आपको पैसा दे देता है बैंक, तो वो बैंक सॉल्वेंसी कहलाता है, यानी बैंक की एबिलिटी आपको आपका पैसा वापस करने की, ठीक है। अब वो नहीं पे कर पाता है, इसके कई सारे कारण हैं, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। इकोनॉमिक शॉक को एब्जॉर्व करना, ये भी देखो ऐसा होता ना, कभी कभी जैसे कोरोना आया तो कोरोना में लोगों को बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ी, तो वो इकोनॉमिक शॉक था जहाँ पे जो है ग्रोथ एकदम से रुक गई, एम्प्लॉयमेंट चला गया, लोगों को बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ी, सब कुछ एकदम लो पे चला गया, लोगों ने पैसा बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में विड्रॉ करने लगे। तो जब पैसा विड्रॉ करना पड़ेगा उनको, तो बैंक के पास भी इतना पैसा होना चाहिए ना कि वो लोगों को दे पाए। तो इस शॉक को एब्जॉर्व करने के लिए भी बैंक कुछ ना कुछ पैसा मेंटेन करके रखते हैं, उसी को हम रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियोज में होना हमें काउंट कर ले। चलो पहले उनको पढ़ लेते हैं, यहाँ पे तो मैं बोलता ही रहूँगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। तो कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है उसको पढ़ेंगे, फिर एसएलआर को पढ़ेंगे। तो रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियोज में दो रेशियो आते हैं, है ना। अगर तुम फिर से भूल गए हो कि हम क्या पढ़ रहे हैं तो मैं तुम्हें बता दूं, हम मनी मल्टीप्लायर के फैक्टर्स को पढ़ रहे थे। मनी मल्टीप्लायर के फैक्टर्स में जो हमारा पहले हमने सीडीआर पढ़ा, फिर आ गया हमारा रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो, और अब रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियोज के अंदर दो रेशियो आते हैं जो कि है हमारा सीआरआर और एसएलआर। समझ गए? तो अभी हम इन दोनों को पढ़ने वाले हैं। चलो अब पहले तो पढ़ते हैं हमारे सीआरआर को। तो ये जो है पावरफुल टूल्स हैं, सेंट्रल बैंक यूज करता है हमारी लिक्विडिटी कंट्रोल करने के लिए और क्रेडिट क्रिएशन को कंट्रोल करने के लिए। लिक्विडिटी मतलब मैंने बता ही दिया, अमाउंट ऑफ मनी इन द इकोनॉमी दैट कैन बी डायरेक्टली यूज्ड एज अ ट्रांजैक्शन मीडियम, ठीक है। क्रेडिट क्रिएशन वही है, लोन वगैरह को कंट्रोल करने के लिए। और ये कुछ ना कुछ मिनिमम फ्रैक्शंस होते हैं जो कि बैंक जो है, कौन सा बैंक, सेंट्रल बैंक जो है इम्पोज करता है हमारे कमर्शियल बैंक्स पे। कमर्शियल बैंक मतलब वही यार, वही वाले बैंक जो आरबीआई है, सॉरी एसबीआई है, एचडीएफसी है, आईसीआईसीआई है, ये सारे बैंक जो मतलब इकोनॉमी में नॉर्मल बिजनेस का काम करते हैं, लैंडिंग का काम करते हैं, बोरिंग का काम करते हैं, ये सब, ठीक है। आरबीआई जो है हमारा सेंट्रल बैंक है, यानी कि वो जो है
मॉनेटरी पॉलिसी डिटरमाइन करता है। तो कोई भी बैंक जो मॉनेटरी पॉलिसी को डिटरमाइन कर रहा है वो आरबीआई, वो सेंट्रल बैंक कहलाता है। और ये गवर्नमेंट अथॉरिटी होती है, और ये क्या करती है, ये ओवरलुक करती है ऑन पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स पे। समझ गए? यानी बैंकों का बैंक मान के चल लो तो हमारे सेंट्रल बैंक है, ये लॉ बनाता है और उस लॉ को इम्पोज करता है बैंकिंग की दुनिया में। समझ गए? ये है। तो चलो भाई, आ जाओ। अब हम शुरू हो जाते हैं हमारे कैश रिजर्व रेशियो से। भाई इसका क्या मतलब है? तो ये कुछ नहीं है, परसेंटेज ऑफ एनडीटीएल, कुछ ना कुछ ऐसा परसेंटेज होगा, 5% 6% ऑफ एनडीटीएल, जो कि बैंक को सेंट्रल बैंक के पास रखना पड़ेगा। अब तुम बोलोगे यार ये एनडीटीएल क्या है? तो एनडीटीएल दो हिस्सों में डिवाइडेड है, हमारा एनडी और टीएल। तो एनडी का मतलब है नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज। अब ध्यान दो, डिमांड लाइबिलिटीज का मतलब क्या है? तो डिमांड लाइबिलिटीज वो है जो इंसान कभी भी पैसा जो है वो निकाल सकता है, उसको हम डिमांड लाइबिलिटीज बोलते हैं बैंक की। टाइम लाइबिलिटीज का मतलब होता है वो लाइबिलिटीज बैंक की जो किसी फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम पे ही बैंक जो है दे सकता है अपने डिपॉजिटर को, जिसने उसको डिपॉजिट किया है। तो देख, तो डिमांड डिपॉजिट हो गया जो कि आप कभी भी निकाल सकते हो। एक होता है टाइम डिपॉजिट जो कि आप फिक्स फिक्स पीरियड ऑफ टाइम पे ही निकाल सकते हो। समझ गए? और जब वो फिक्स पीरियड ऑफ टाइम खत्म हो जाता है उसको हम बोलते हैं मेच्योरिटी। समझ गए? वो इसको हम डीप में आगे पढ़ेंगे बैंकिंग वाले चैप्टर में। तो इनका टोटल, नेट का मतलब है इनका टोटल, यानी कि माइनस कर दो हमारे बैंक के, हमारे जो कमर्शियल बैंक है उसके फंड्स इन अदर बैंक्स। यानी बैंक ने अगर किसी और बैंक में पैसा डाल रखा है उसको माइनस कर दो टोटल बैंक के पास जितना पैसा है अभी उसमें से, तो एनडीटीएल आ जाएगा हमारा, नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज। तो इसका परसेंटेज जो बैंक को मेंटेन करना है हमारे आरबीआई के पास, उसको हम सीआरआर बोलते हैं। जितना ज़्यादा सीआरआर होगा, सीआरआर क्या है? रेशियो है। तो जितना ज़्यादा हाई सीआरआर होगा उतना ज़्यादा बैंक को क्या करना पड़ेगा? रेशियो मेंटेन करना पड़ेगा। मान के चलो 10% है तो 10% मेंटेन करना पड़ेगा, 90% को लैंड कर सकता है। लेकिन मान के चलो 20% हो गए तो 20% आरबीआई के पास रखना पड़ेगा, 80 को लैंड कर सकता है। तो जितना ज़्यादा सीआरआर होगा, हाई सीआरआर, उतनी ज़्यादा कम लैंडिंग हो पाएगी। मतलब उतनी कम लैंडिंग हो पाएगी, और जितनी कम हम क्रेडिट क्रिएशन कर पाएंगे उतना ही कम मनी मल्टीप्लायर होगा। तो ये भी हमारा मनी मल्टीप्लायर की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ही है। समझ गए? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, ज़्यादा इंजेक्ट नहीं कर पा रहे इकोनॉमी में पैसा क्रेडिट की फॉर्म में, लोन्स की फॉर्म में। समझ गए? तो ये चीज़ है, और इसका अपोजिट जो है वो हमारा ट्रू होगा। तो इसको ज़रा डिटेल में नहीं जाते हैं क्योंकि बिल्कुल सेम ही है, एग्जाम्पल की मदद से हमने समझा दिया है। फिर आ जाते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो सीआरआर का यूज़ किया जाता है हमारा एज अ मॉनेटरी पॉलिसी टूल, लिक्विडिटी को मैनेज करने के लिए और इन्फ्लेशन को भी मैनेज करने के लिए आरबीआई सीआरआर का यूज़ करती है। सीआरआर का डायरेक्टली जो इफेक्ट होता है वो लैंडेबल फंड्स पे पड़ता है, यानी कि क्रेडिट पे पड़ता है। ठीक है? अगर सीआरआर बढ़ा तो भाई बैंक जो है वो नहीं दे पाएंगे ज़्यादा लोन, क्योंकि उनको काफ़ी सारा पैसा सीआरआर, एज अ फॉर्म ऑफ सीआरआर रखना पड़ेगा। किसके पास? आरबीआई के पास। आरबीआई जो है वो इंटरेस्ट पे नहीं करता। देखो सीआरआर की एक खासियत होती है कि भाई इस पे ना आरबीआई जो है वो कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करता। समझ गए? तो ये एक तरीके का टैक्स है बैंक्स के ऊपर। तो बैंक्स जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी नहीं कमा पा रहे इस पैसे से। इनफैक्ट उनको जो है ना लॉस हो रहा है एक तरीके से सीआरआर पे। क्यों? क्योंकि भाई इन्फ्लेशन जो है ना, वो जो पैसा है बैंक का जो आरबीआई के पास है उसको ना इरोड भी तो कर रहा है समय के संग।
अगर आपको पता हो, जो इन्फ्लेशन है वो मनी की जो वैल्यू है, परचेजिंग पावर है, उसको डाउन भी करता रहता है समय के संग। अब इसको हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है भाई, इकोनॉमी में ऐसा ही होता है भाई, कंसेप्ट इंट्रोड्यूस होते हैं बट एक साथ हम उनको नहीं पढ़ सकते हैं क्योंकि बहुत वास्ट है और बहुत ज़्यादा इंटरकनेक्टेड है हमारी इकोनॉमी। समझ गए? चलो, बस इतना समझ लो, इन्फ्लेशन जो है वो मनी की वैल्यू जो है उसको डाउन कर देता है। इसको एक एग्जांपल से मैं तुम्हें समझा देता हूँ। अपने अगर दादा दादी से तुमने कभी पूछा होगा तो बता देंगे तुम्हें कि भाई पहले ना 2 से 3 रुपए में ही 1 केजी घी आ जाता था। लेकिन अब वही घी जो है उसका जो रेट होगा ऑलमोस्ट 600 से 700, ऐसा कुछ होगा, या फिर इससे भी ज़्यादा होगा, मेरे को उतनी भी नॉलेज नहीं है। तो इसने क्या किया, मनी की जो परचेजिंग पावर थी उसको कम कर दिया। तो अब ना ज़्यादा मनी लग रहा है उसी सेम अमाउंट ऑफ गुड्स को परचेज करने के लिए। तो ये चीज़ होती है। अब आ जाओ, अब है इम्पैक्ट ऑन मनी मल्टीप्लायर। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, जितना ज़्यादा रिजर्व रेशियो होगा उतना कम लैंडिंग हो पाएगी, जितनी कम लैंडिंग हो पाएगी उतना कम मनी सप्लाई होगा, उतना कम मनी सप्लाई, तो मतलब सॉरी, जितना उतना कम मनी मल्टीप्लायर होगा। ठीक है, क्योंकि पैसा क्रिएट नहीं हो पाएगा ना उससे। चलो जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं इसको क्योंकि हमें नेक्स्ट चैप्टर पे भी आना है हमारा, जो कि हमारा इन्फ्लेशन और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी हमने क्या पढ़ा था, अभी हमने रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियोज पढ़ रहे थे। इसमें से हमारा पहला था CRR, दूसरा है हमारा SLR। ठीक है, और ये जो फैक्टर्स है रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो, ये हमारा किसको अफेक्ट करता है, मनी मल्टीप्लायर को, याद दिला रहा हूँ। तो SLR का मतलब क्या होता है, SLR एक ऐसा रेशियो है, ठीक है, परसेंटेज ऑफ बैंक्स NDTL, ये भी NDTL का ही है रेशियो, मतलब परसेंटेज, जो कि लिक्विड फॉर्म में रखना है। ये भी मैंने पढ़ाया था पहले पर फिर पढ़ा देता हूँ, लिक्विड एसेट्स में रखना है। लिक्विड एसेट्स मतलब वो एसेट्स जिनका इजीली हम ट्रांजैक्शंस में यूज कर पाए, जैसे कि गोल्ड हो गया, कैश हो गया, सिक्योरिटीज हो गई, जिसको आप इजीली सेल करके अपनी जो नीड्स है उसको फुलफिल कर सकते हो। लिक्विडिटी का मतलब ही मैंने बोला था ना, ईज ऑफ ट्रांजैक्शन, जो चीज़ इजीली एक्सेप्ट कर ली जाए एज अ मीडियम ऑफ ट्रांजैक्शन, उसको हम ज़्यादा लिक्विड बोलते हैं, है ना। जैसे कैश हर जगह एक्सेप्टेबल हो जाता है तो ज़्यादा लिक्विड है। कुछ चीज़ें जो हैं वो हर जगह एक्सेप्ट नहीं हो पाती हैं, जैसे स्टॉक्स हो गए, तो वो क्या है, वो कम लिक्विड हो गया। ये सब चीज़ें होती हैं। फिर है हमारी एक्सप्लेनेशन। अनलाइक CRR, बैंक्स कैन अर्न इंटरेस्ट ऑन द एसेट्स हेल्ड फॉर SLR। अब बैंक्स को जो क्या होता है, बैंक्स को इंटरेस्ट रेट मिलता है SLR पे। ये SLR ज़्यादा होगा तो फिर वही बात है भाई, ज़्यादा ज़्यादा आपको लिक्विडिटी मेंटेन करके रखनी है अपने पास। इसका मतलब आप पैसा दूसरों को कम दे पाओगे, कम दे पाओगे यानी कम क्रेडिट क्रिएशन होगा, कम क्रेडिट क्रिएशन यानी मनी सप्लाई कम होगी। तो मतलब मनी मल्टीप्लायर भी कम होगा, और फिर मनी मल्टीप्लायर कम है तो मनी सप्लाई भी कम होती है। और लो SLR है यानी कम पैसा आपको मेंटेन करके रखना है लिक्विड एसेट्स में, तो उस फिर वही है, ज़्यादा से ज़्यादा फंड्स अवेलेबल होंगे क्रेडिट के लिए, उतना ज़्यादा से ज़्यादा मनी मल्टीप्लायर होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा मनी मल्टीप्लायर होगा तो मनी सप्लाई भी ज़्यादा से ज़्यादा होगी। SLR, अब पढ़ लेते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। बहुत ज़्यादा क्रूशियल है मॉनेटरी पॉलिसी को शेप करने के लिए। ठीक है, और जब भी देखा जाता है कि CRR में चेंज किया जा रहा है तो वहाँ पे देखा भी जाता है SLR में भी जरूर न जरूर चेंज किया जाता ही है। बैंक की सॉल्वेंसी को मेंटेन करने के लिए, मैंने बताया था ना बैंक की सॉल्वेंसी क्या होती है, बैंक्स एबिलिटी टू पे डिमांड डिपॉजिट्स टू द डिपॉजिटर्स एनी टाइम। तो वो बैंक की सॉल्वेंसी को मेंटेन करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसलिए बैंक को ना कुछ किसी न किसी फॉर्म में मनी को मेंटेन करके रखना पड़ता है भाई, कि भाई कभी भी ज़रूरत पड़ जाए तो वो हाँ इसको यूज़ कर पाए। और प्राइमरी सोर्स ऑफ फंड्स फॉर गवर्नमेंट बोरिंग, और अगर गवर्नमेंट को बोरो करना है मनी तो वो भी SLR का यूज़ कर सकते हैं। SLR पे जो है बैंक जो है इंटरेस्ट अर्न करते हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कैसे।
मान के चलो बैंक ने क्या किया, 1000 का एक सिक्योरिटी खरीद ली। देखो सिक्योरिटी ना वो लोन होता है जो गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया गया है। उसमें क्या करती है, गवर्नमेंट प्रॉमिस करती है आपको इंटरेस्ट रेट पे करने के लिए। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने लोन लिया आपसे 1000 का, उसको उस पर आप गवर्नमेंट जो है इंटरेस्ट रेट देगी आपको। तो आपने क्या किया, अपने 1000 रुपीज़ को लोन में कन्वर्ट कर दिया और उस सिक्योरिटी को अपने पास रख लिया। तो आपने क्या किया, गवर्नमेंट को ही दिया है पैसा, तो गवर्नमेंट से पैसा आप कभी भी ले सकते हैं। तो इसीलिए इसको SLR में काउंट कर लेते हैं। ये बात होती है सिक्योरिटीज़ की, क्योंकि सबसे ज़्यादा लो रिस्क होती है ना ये, बिल्कुल। और लो रिस्क होती हैं तो भाई लो इंटरेस्ट रेट भी होता है, फिर इन पे मतलब लो रिटर्न भी होता है। बट हाँ, रिटर्न तो रिटर्न होता है भाई, सीधी सी बात ये है। तो इस पे इंटरेस्ट मिलता है हमारे किसको, बैंक को। ये चीज़ है। हालांकि ये इंटरेस्ट थोड़ा सा कम होता है, क्योंकि मैंने बताया भाई लो रिस्क एसेट है तो लो इंटरेस्ट होता है। जो हाई रिस्क एसेट होते हैं उन पे हाई इंटरेस्ट रेट भी होता है। हाई रिस्क एसेट कौन से होते हैं, जो हम प्राइवेट सेक्टर में लोगों को देते हैं, या फिर जो पब्लिक को नॉर्मली लोन दे देते हैं। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है भाई, सीधी सी बात है। जितना ज़्यादा पैसा अपने पास रखोगे कम पैसा दे पाओगे, उससे कम पैसा क्रिएट होगा, ये सब चीज़ें। फिर एक्सेस रिजर्व रेशियो। अब ये क्या है भला, तो देखो एक्सेस रिजर्व रेशियो कभी कभी क्या होता है, जो हमारा सेंट्रल बैंक है वो कुछ ना कुछ एक्सेस में रिजर्व रेशियो इम्पोज कर देता है किसी ना किसी बैंक पे। और वो बैंक वही वाले बैंक होते हैं जो थोड़े से बड़े होते हैं, बिग होते हैं। जैसे कि हमारा SBI हो गया, HDFC हो गया, ICICI हो गया, जो कि टू बिग टू फेल हैं। ठीक है, जिसमें बहुत सारे अकाउंट्स होते हैं, जिनके बहुत सारे एसेट्स होते हैं। तो उन बैंक्स को थोड़ा सा बचाने के लिए, उन बैंक्स की सॉल्वेंसी को मेंटेन करने के लिए बैंक क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा रिजर्व रेशियोज रखता है। जिससे कि जब भी मान के चलो कुछ भी अगर घटना होती है इकोनॉमी में, तो ये वाले जो बैंक्स हैं उनको मेंटेन कर पाए, उसको एब्जॉर्ब कर पाए उस शॉक को। किसके ज़रिए, इन एक्सेस रिजर्व रेशियोज के ज़रिए। और जो तुम्हारी केयरलेस लैंडिंग है, उसको उसको डिमोटिवेट करने के लिए भी किया जाता है। सेंट्रल बैंक के द्वारा ऐसे स्टेप्स लिए जाते हैं। ठीक है, प्रिकॉशनरी मोटिव को ध्यान में रखते हुए, अगर कोई भी सडन इंक्रीज आ गई डिमांड, आ गई किसी लोन की या विड्रॉल की, उसको मीट करने के लिए एक्सेस रिजर्व रेशियोज मेंटेन किए जाते हैं। ये भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है हमारा। किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मनी मल्टीप्लायर। जितना ज़्यादा रिजर्व में पैसा रखोगे, और देखो भाई सीधी सी बात है, कोई भी ऐसा रेशियो है जो जिसमें रिजर्व नाम आ रहा है, वो हमारे मनी मल्टीप्लायर के इन्वर्सली ही होगा। क्योंकि रिजर्व का मतलब ही है भाई इसको स्टोर करके रखना है, तुम्हें समझ गए। तो लैक ऑफ लैंडिंग अपॉर्चुनिटीज़ अगर ये बढ़ता है तो लैंडिंग अपॉर्चुनिटीज़ कम हो जाती हैं। ठीक है, लो इंटरेस्ट रेट। अब ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। जब भी इंटरेस्ट रेट कम होते हैं इकोनॉमी में, तो बैंक्स को लगता है कि यार इससे अच्छा तो है कि हम पैसा होल्ड करके रख लें। क्योंकि लोन देना तब ज़्यादा फायदेमंद होता है जब उस पर रिटर्न अच्छा खासा मिल रहा होता है। लेकिन जब रिटर्न ही अच्छा खासा मिल नहीं रहा होता, तो बैंक क्या करते हैं, अपने पास ही रखते हैं पैसे को। क्योंकि कुछ जो पैसा होता है वो NPA भी बन जाता है, यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट भी बन जाता है। यानी वो पैसा जिस पे आपको कुछ रिटर्न मिला ही नहीं, क्योंकि कुछ लोग जो हैं वो डिफॉल्ट कर जाते हैं लोन्स पे। तो वो पैसा तो बैंक का जो है वो गायब ही हो गया ना, एक तरीके से नुकसान हो गया ना बैंक को उस पे। तो इस चीज़ का कॉस्ट बेनिफिट बेनिफिट एनालिसिस करके बैंक सोचता है कि यार इंटरेस्ट रेट कम है, प्रॉफिट हमें कम होगा, इससे बढ़िया है कि हम अपने पास ही रख ले पैसा। सेफ का सेफ रहेगा, ज़्यादा हमारा टेंशन होगी नहीं। ये सब चीज़ें। तो लो इंटरेस्ट रेट भी ऐसे इफेक्ट करता है हमारा फाइनेंशियल मार्केट अनसर्टिनिटी। अगर बहुत ज़्यादा अनसर्टिनिटी है मार्केट में किसी भी चीज़ की वजह से, जैसे कि वो डिज़ास्टर है, वॉर है, कुछ भी जियो पॉलिटिकल इवेंट है, ठीक है, एपिडेमिक है, पेंडेमिक है, या कोई भी टर्मोइल चल रहा है, तो उसमें क्या होता है, बैंक जो है ज़्यादा प्रेफर नहीं करते क्रेडिट क्रिएशन को, और अपने पास ही पैसा रखना
प्रेफर करते हैं, ठीक है। और लोग भी अपने पास ही पैसा रखते हैं उस टाइम पे, उससे इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो स्लो हो जाती है और ये सब चीज़ें हैं, तो मनी मल्टीप्लायर जो हमारा कम हो जाता है। तो एक्सेस रिजर्व रेशियो की ये कहानी थी। और अब हमारा लास्ट टॉपिक बचता है, इसको भी जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं और फिर हमारा ये लेक्चर खत्म होगा। हाँ, हाई ईआरआर, फिर वही बात है, जितना ज़्यादा ईआरआर होगा उतना कम हम लैंड कर पाएंगे और वही सब वही पुरानी कहानी है, ठीक है। मैंने बताया था ना कि जितने भी रिजर्व रेशियोज हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शन होते हैं हमारे मनी मल्टीप्लायर, तो सेम कहानी है। अब है सेंट्रल बैंक जो है वो डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर सक करती हमारे ईआरआर को, बट कुछ ना कुछ इंटरेस्ट रेट को कम ज़्यादा बढ़ा के हमारा सेंट्रल बैंक इसको कंट्रोल करता है। जैसे कि रेपो रेट बढ़ा देंगे और रिवर्स रेपो रेट बढ़ा देंगे। अब ये सब चीज़ें क्या होती हैं, ये हम ज़रूर आगे पढ़ेंगे तो बैंकिंग वाले चैप्टर में। उससे ये जो हमारे जो सेंट्रल बैंक है उस ईआरआर को कंट्रोल करती है। फिर है मनी मल्टीप्लायर फॉर्मूला, तो ये तो भाई फालतू है, इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये आता भी नहीं है, वैसे ही है, कुछ नहीं है, ठीक है। बस ये दिखा रहा है आपको कि हमारा जितने भी रिजर्व रेशियोज हैं उनकी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है हमारा मनी मल्टीप्लायर। ये है, इस फॉर्मूले का कोई यूज़ नहीं है जस्ट बताऊँ तो। डायरेक्ट रिलेशनशिप विद मॉनेटरी बेस होती है, ये तो हमें पता है वैसे भी। इनवर्स रिलेशनशिप विद ऑल रेशियोज, क्योंकि ये सारे जो होते हैं हमारे रिजर्व रेशियोज होते हैं, इसीलिए इन सारे रेशियोज से इनवर्स का रिलेशन होता है हमारा मनी मल्टीप्लायर का। इंटरप्ले विद पॉलिसी, इंटरप्ले एंड पॉलिसी इम्प्लीकेशन, सेंट्रल बैंक भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि सारे रेगुलेशंस रेशियोज वगैरह को ये सब कंट्रोल करता है, ठीक है। कॉमर्शियल बैंक का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है क्योंकि वही डिसीजन लेते हैं हमारे लैंडिंग बिहेवियर को लेके कि हमें कितना लैंड करना है, किसको लैंड करना है, ठीक है, ये सब। और फिर उनके एक्सेस रिजर्व्स को भी वो डिटरमाइन करते हैं। देखो, SLR, CRR, ये सब मिनिमम रेशियोज हैं, यानी इतना तो आपको मेंटेन करके रखना ही है। लेकिन बैंक जो है वो इससे ज़्यादा भी मेंटेन करके रख सकते हैं। तो कमर्शियल बैंक पे टोटली डिपेंड करता है कि वो इसके एक्सेस में कितना रिजर्व रेशियोज मेंटेन करके रखते हैं। ज़्यादा करके रखेंगे, सीधी सी बात है, मनी मल्टीप्लायर कम होगा, मनी सप्लाई कम होगी। कम रखते हैं एक्सेस रेशियोज को, तो फिर वही बात है, मनी मल्टीप्लायर ज़्यादा होगा, मनी सप्लाई बढ़ेगी, ये सब। तो कमर्शियल बैंक के भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। फिर है पब्लिक, पब्लिक का क्या रोल, तो अगर पब्लिक की प्रेफरेंस भी बहुत ज़्यादा मायने रखती है। अगर पब्लिक का ट्रस्ट है बैंक पे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा बैंक पे डिपॉजिट करेंगे, ठीक है। ट्रस्ट नहीं होगा तो वो बैंक में डिपॉजिट नहीं करेंगे, उससे भी हमारा क्रेडिट क्रिएशन पे फ़र्क पड़ता है। तो देखो, मनी सप्लाई जो है ना, आप देख रहे हो मैं इतनी देर से क्रेडिट क्रिएशन बोले जा रहा हूँ, मनी बोले जा रहा हूँ, तो मनी सप्लाई हमारे क्रेडिट क्रिएशन से डायरेक्टली लिंक्ड है। जितना ज़्यादा क्रेडिट क्रिएशन हो पाएगा उतना ज़्यादा मनी सप्लाई हमारी इकोनॉमी में क्रिएट होती है। अब इसकी भी हालांकि एक लिमिट होती है, अनलिमिटेड हम क्रेडिट क्रिएशन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उससे फिर इन्फ्लेशन बढ़ेगा और महंगाई होगी, और फिर लोग जो है इजीली मतलब चीज़ों को परचेस नहीं कर पाएंगे और वो सब। तो उसकी वो एक्सट्रीम केस अलग है, एक्सेप्शंस अलग होते हैं, बट नॉर्मल सिनेरियो में ये देखा गया है कि क्रेडिट क्रिएशन जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा मनी सप्लाई देखने को मिलती है। फिर लिमिटेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। अब लिमिटेशन देखी गई है भाई मॉनेटरी पॉलिसी की। मॉनेटरी पॉलिसी यानी वो पॉलिसी जो हमारे इन रेशियोज को कंट्रोल करती है, हमारी इकोनॉमी में लिक्विडिटी को, या हम बोल सकते हैं मनी सप्लाई को, जो चीज़ कंट्रोल करती है उसको हम मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं। क्योंकि यही मॉनेटरी पॉलिसी हमारी डिटरमाइन करती है कि कितना लिक्विडिटी होगी हमारे सिस्टम में, कितना मनी सप्लाई होगा, कितना इन्फ्लेशन होगा, कितना ये वो सब, समझ गए। और इस मॉनेटरी पॉलिसी को कौन बनाता है, इस मॉनेटरी पॉलिसी को सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट के साथ मिलके बनाती है, ये है। तो CDR और ERR का काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल रोल होता है, तो इसलिए हम मनी सप्लाई को एकदम एब्सोल्यूट टर्म्स में डिटरमाइन नहीं कर सकते, ठीक है। किसी भी फाइनेंशियल क्राइसिस में अगर बहुत ज़्यादा पैसा भी इंजेक्ट किया जाए सिस्टम में, तो वो भी पैसा जो है लोग लेके उसे बैठ जाएंगे, फिर चाहे वो कमर्शियल बैंक्स हो, फिर चाहे वो पब्लिक हो।
तो इसीलिए ज़रूरी नहीं है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इंजेक्ट करने से ही मनी सप्लाई बढ़े। ठीक है, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें होती हैं जो उन सब मनी सप्लाई को, मनी मल्टीप्लायर को शेप करती हैं और एक साथ काम करती हैं ये सारी चीज़ें। ठीक। अ, और ऐसे कंसेप्ट को हम लिक्विडिटी ट्रैप करते हैं जब हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा डाल रहे हैं इकोनॉमी में बट फिर भी मनी सप्लाई इंक्रीज नहीं हो रही है, उसको हम क्रेडिट क्रंच बोलते हैं, लिक्विडिटी ट्रैप बोलते हैं। क्योंकि जब फाइनेंशियल क्राइसिस में लोग क्या करते हैं, रिस्क ज़्यादा होती है, उसमें क्या करते हैं लोग मनी को होल्ड करके रख लेते हैं। जब वो मनी को होल्ड करके रख लेते हैं, इन्वेस्टमेंट बिल्कुल कम हो जाता है, उसी को हम क्रेडिट क्रंच बोलते हैं। इन्वेस्टमेंट बैंक्स के द्वारा भी कम हो जाता है और लोगों के द्वारा भी कम हो जाता है। बैंक के द्वारा कम इसलिए होता है क्योंकि लोगों के द्वारा हो गया है, ठीक है, और लोगों के द्वारा भी इसलिए कम हो जाता है क्योंकि बैंक ने भी कम कर दिया है। उसको हम क्रेडिट क्रंच की सिचुएशन बोल देते हैं, यानी कि क्रेडिट यानी लोन जो है अब क्रिएट नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि बैंक के पास पैसा आना बंद हो गया है। समझ गए? क्योंकि लोगों को ऐसा लग रहा है कि अब आगे जाके उन्हें पैसे की जरूरत पड़ सकती है। तो ये सारा आज हमने पढ़ा है, काफ़ी इम्पोर्टेंट था ये। लेक्चर को यहीं एंड करते हैं, काफ़ी लंबा लेक्चर हो गया है और मिलते हैं हमारे नए लेक्चर में। ठीक है, इसका एक और लेक्चर आएगा कैशलेस इकोनॉमी वाले टॉपिक पे, उसके बाद हम नए चैप्टर पे मूव ऑन करेंगे।